हेलो बच्चों, आज हम ऊष्मीय चालकता के नियमों का अध्ययन करेंगे अर्थात लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। लॉ अर्थात नियम, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल का तात्पर्य ऊष्मीय या ऊष्मा से होगा और कंडक्टिविटी मतलब चालकता। ऊष्मीय चालकता के नियम किसी वस्तु में ऊष्मा के प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि हम किसी एक वस्तु में ऊष्मा को प्रदान करें या ऊष्मा दी जाए किसी वस्तु में, तो उसमें ऊष्मा के प्रवाह की दिशा और ऊष्मा के प्रवाह की मात्रा मतलब अमाउंट ऑफ हीट प्रदर्शित करने के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन किया गया, जिसे हम लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। इन नियमों का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया, अर्थात इसके खोजकर्ता न्यूटन थे। इस स्थिति में किसी भी वस्तु में ऊष्मा के प्रवाह हेतु अर्थात हीट ट्रांसमिशन को निकालने के लिए कुछ निम्न बातें समझनी होगी। जहां पर हम अभी आगे पढ़ेंगे, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसे हिंदी में हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, जो इस वस्तु या इस रॉड में रेड कलर से इंडिकेट किया गया है। दूसरा हमारे पास है टेम्परेचर डिफरेंस, जिसे हम थीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं। टेम्परेचर डिफरेंस को हिंदी में हम तापांतर कहते हैं। तापांतर मतलब ताप में होने वाला अंतर। ये जो अंतर है या ये जो डिफरेंस है, वो किसी भी दो बिंदुओं में ताप के भिन्न भिन्न होने के कारण होता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर रॉड में एक तरफ से हीट प्रोवाइड कराई है और दूसरे साइड पे जो वैल्यू θ2 है उसका ताप कम है। इस स्थिति में ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से निम्न ताप की ओर होगा, अर्थात द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इस स्थिति में टेम्परेचर डिफरेंस निकालने हेतु थीटा की वैल्यू थीटा इज इक्वल्स टू θ1 माइनस θ2 होगी, अर्थात अधिक ताप θ1 और θ2 मतलब निम्न ताप। तो अधिक ताप में से निम्न ताप को माइनस कर देने पर हमें टेम्परेचर डिफरेंस प्राप्त होता है, जिसे हम थीटा से प्रदर्शित करेंगे। तीसरा हमारे पास है स्मॉल एल, विच इज कॉल्ड लेंथ ऑफ रॉड। जब भी आपके पास लेंथ दी होगी रॉड की, वह भी ऊष्मा प्रवाह में एक मुख्य भूमिका निभाएगी, क्योंकि रॉड जितनी लंबी होगी ऊष्मा के प्रवाह में या ऊष्मा का प्रवाह उतनी अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक जाने में जितनी ज़्यादा रॉड लंबी होगी, ऊष्मा उतना ज़्यादा अवशोषित करेगी या ऊष्मा उतना ज़्यादा वो लेगी। यहाँ पर हमें अगली जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है टाइम पीरियड टी। ये बात निश्चित है कि यदि हम किसी वस्तु को 5 मिनट गर्म करें और किसी दूसरी वस्तु को 50 मिनट गर्म करें, तो जिसे हम ज़्यादा समय दे रहे हैं वो ज़्यादा गर्म होगी। हम जिस काम को ज़्यादा समय देते हैं वो काम में हम परिपूर्ण हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि आप 1 घंटे पढ़ाई करेंगे तो आप कम पढ़ पाएंगे, आप 5 घंटे पढ़ाई करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो टाइम पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है वो ऊष्मा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जितना ज़्यादा समय देंगे, जितना ज़्यादा उसे गर्म करेंगे, उतना ज़्यादा ही वह वस्तु ऊष्मा को लेगी। अब बात आती है कि इन नियमों को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये टर्म मालूम होनी चाहिए। स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू हीट, जिसे हम हिंदी में ऊष्मा कहते हैं। कैपिटल ए इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शन एरिया, विच इज कॉल्ड अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। थीटा जो टेम्परेचर डिफरेंस है, हिंदी में हम इसे तापांतर कहते हैं, इसकी वैल्यू θ1 माइनस θ2 होगी, अर्थात अधिक ताप माइनस निम्न ताप। अगला है स्मॉल एल, विच इज कॉल्ड लेंथ ऑफ रॉड, जिसे हम रॉड की लंबाई कहेंगे या किसी दिए गए छड़ की लंबाई कहेंगे, और टी मतलब होता है टाइम पीरियड। अब हम इसके बाद नियमों की ओर बढ़ते हैं। ऊष्मा के प्रवाह हेतु सबसे पहला नियम है
Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, जिसे हम इक्वेशन 1 भी दे सकते हैं। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का अर्थ है कि किसी भी वस्तु में दी जाने वाली ऊष्मा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, अर्थात द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब इसका अर्थ हुआ कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसे हमने ए से प्रदर्शित किए हैं, ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा, मान लीजिए ये एरिया छोटा है, तो इस स्थिति में ऊष्मा की मात्रा कम लगेगी, इसे गर्म करने में हमें कम ऊष्मा देनी होगी। लेकिन यदि क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, इसका मतलब हुआ कि हमें जो अमाउंट ऑफ हीट है, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड हीट है, वो हमें ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल वे से, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल देखते से पता चल रहा है। इफ़ एरिया डिक्रीजेज देन अमाउंट ऑफ हीट डिक्रीजेज। यदि एरिया छोटा होगा तो हीट भी कम लगेगी, लेकिन एरिया बड़ा होने पर हीट बढ़ जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है समानुपाती। आपको हीट उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ये है नियम नंबर 1। अब बात आती है नियम नंबर 2 की। तो नियम नंबर 2 में है Q is directly proportional to theta, where theta is टेम्परेचर डिफरेंस। हमने अभी पढ़ा था, थीटा मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस या तापांतर। ये तापांतर θ1 माइनस θ2 से निकाला जाता है। तो θ1 माइनस θ2 इज इक्वल्स टू तापांतर होता है और टेम्परेचर डिफरेंस। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, हमें उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। हमने अपने प्रारंभिक वीडियो लेक्चर्स में देखा है कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। हीट और टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस द हीट फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस है, इसीलिए हीट एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, मान लीजिए, और यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस स्थिति में हीट का प्रवाह बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में जो टेम्परेचर है वो इक्वल है। इसीलिए हम नियम नंबर 2 के आधार पर कह सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, अर्थात किसी वस्तु में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा उस वस्तु में तापांतर के समानुपाती होती है। तीसरा नियम है, किसी वस्तु में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु में दिए गए समय या प्रवाहित किए जाने वाले समय के समानुपाती होती है। मैंने इसके पहले आपको बताया है कि यदि आप किसी वस्तु को 5 मिनट गर्म करें या 50 मिनट गर्म करें, तो जिसमें आप ज़्यादा समय देंगे उसमें उतनी ज़्यादा हीट प्राप्त होगी। और अगला हमारे पास है जो चौथा नियम है, वो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। चौथे नियमानुसार Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ रॉड। इनवर्सली का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। किसी भी वस्तु को दी जाने वाली ऊष्मा उस वस्तु की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि कोई वस्तु जितनी ज़्यादा लंबी होगी, उसमें जो हीट है उतनी कम होगी। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है जिसकी लंबाई कम है और दूसरी रॉड है जिसकी लंबाई अधिक है। इन दोनों ही स्थितियों में जब हम छोटी रॉड को हीट प्रोवाइड कराएंगे, तो क्योंकि लंबाई कम होने से यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट है वो कैसी हो जाएगी, ज़्यादा, और यहाँ पर लंबाई ज़्यादा होने से जो हीट है वो बढ़ जाएगी। आप इसे बिल्कुल ऐसे ही समझिए। मान लीजिए किसी क्लास में 5 बच्चे हैं, उन्हें हमें 10 चॉकलेट बांटनी है, तो सब बच्चों को 2-2 चॉकलेट मिलेगी। 2 5 बच्चों को 2-2 चॉकलेट मिलेगी। यदि 10 हैं, 10 चॉकलेट्स हैं हमारे पास। और यदि मान लीजिए उस क्लास में 10 बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा हो गए,
तो अब क्या होगा, सब बच्चों को एक एक चॉकलेट देना पड़ेगा। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है, हीट भी वैसे ही है। यदि हमने कहीं एक तरफ से हीट लगाई और रॉड लंबी है तो जो हीट है वो कैसी मिलेगी, सबको कम मिलेगी, बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड इंक्रीजेस, क्योंकि जितनी ज्यादा लंबाई होगी अमाउंट ऑफ हीट जो है उतना कम मिलेगा। तो ये जो एक रिलेशन है इन बिटवीन Q एंड L वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होगा, व्युत्क्रमानुपाती का होगा। इन चारों नियमों को एक साथ लाने पर हम देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A थीटा T बाय L। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, या इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट के से प्रदर्शित होगा जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो हमें सबसे पहली बात ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल्स टू K A थीटा T बाय L। के ये जो फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल्स टू K A थीटा T बाय L, इस फॉर्मूले को हम एक दो बार और पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। और ये फॉर्मूला एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो K दिख रहा है ये ऊष्मीय चालकता गुणांक है, जिसे इंग्लिश में हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। K इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इन हिंदी ऊष्मीय चालकता गुणांक। हमारे पास अगली टर्म दी हुई है A, जिसे हम जानते हैं कि विच इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, या हम इसे कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगली टर्म जो है वो है थीटा, वेयर थीटा इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एनी रॉड, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू θ1 माइनस θ2। इन हिंदी इसे हम तापांतर कहते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो संख्यात्मक प्रश्न आते हैं उसमें दिया होता है कि यदि दो बिंदुओं के मध्य तापांतर की स्थिति 60 डिग्री हो, 62 डिग्री हो, तो वहां पर हमें ये फॉर्मूला काम आता है। कभी कभी एक बिंदु और दूसरे बिंदु के ताप दिए होते हैं, अर्थात टेम्परेचर दिया होता है, और हमें वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस निकालना होता है, किंतु कुछ प्रश्नों में वो तापांतर दे देते हैं, अर्थात वे थीटा की वैल्यू दे देते हैं, और कुछ क्वेश्चंस में हमें θ1 और थीटा की वैल्यू गिवन होती है, और हम उसमें से θ1 माइनस θ2 मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू पुट करते हैं। लास्ट जो वैल्यू है वो है स्मॉल l, विच इज कॉल्ड लेंथ ऑफ रॉड, जिसे हम रॉड या वायर अर्थात छड़ या तार की लंबाई भी कह सकते हैं। तो Q जो होगा वो उस छड़ या तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा। स्पेशली हम यहाँ पर K A थीटा T बाय L, इसे हम Q के साथ जो रिलेशन है वो देख पाते हैं, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से रिलेट करते हुए न्यूमेरिकल बनते हैं। तो सबसे पहले हमें यदि फॉर्मूला याद होगा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ अभी कि सपोज हमारे पास एक रॉड दी हुई है और एक हमारे पास सपोज दूसरी रॉड दी हुई है, और टेम्परेचर गिवन है, पॉइंट ए का टेम्परेचर गिवन है, बी का इन्होंने दे रखा है, और सपोज इन्होंने कहा लेंथ ऑफ रॉड भी हमारे पास दी हुई है। इस स्थिति में यदि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से ज्वाइन करा दिए जाए तो इस ज्वाइनिंग पॉइंट, या हम इसे कह सकते हैं इस जंक्शन बिंदु में ताप की वैल्यू कितनी होगी, मतलब वहां पर जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो बाकी वैल्यू हमारे पास दी हुई होती है, इवन ये जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, उसमें चालकता गुणांक जो सभी पदार्थों का भिन्न भिन्न होता है वो भी दिया रहता है, ये आएगा। तो यहाँ से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को इसी के साथ बता रही हूँ। प्रश्न आता है, किसी वस्तु में ऊष्मा यदि प्रवाहित की जाए तो वो इनमें से किस टर्म पर निर्भर नहीं करती, या फिर प्रश्न आएगा इनमें से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है। तो वहां पर हमें ऑप्शन दिए होते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर,
टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मास ऑफ द रॉड और लेंथ ऑफ द रॉड। तो यहाँ पर हो सकता है आपको टाइम भी दे रखा हो। इनमें से हमें जो टर्म होती है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होता है मास। कि कभी भी किसी भी वस्तु में जब हीट फ्लो होगी, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ हीट होगा, ऊष्मा का प्रवाह होगा, इस स्थिति में जो ऊष्मा का प्रवाह है वो कभी भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। या तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड, या फिर थीटा टेम्परेचर डिफरेंस जिसे हम हिंदी में तापांतर कहते हैं, एल मतलब लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ रॉड जिसे हम छड़ की लंबाई कहते हैं, और टी अर्थात समय पर निर्भर करता है। इस स्थिति में ऊष्मा का प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर होता है, और यदि हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करें तो हम इस स्थिति में समय का मान, तापांतर की वैल्यू, या क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, लेंथ ऑफ रॉड, या फिर हम इसमें हीट की गणना कर सकते हैं। तो जो भी टर्म आपको एग्जाम में पूछी जाए तो इस फॉर्मूले को बेस बना करके, क्योंकि ये लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, ऊष्मीय चालकता के नियम हैं, तो इन नियमों की सहायता से हम किसी भी वस्तु में इनमें से किसी भी टर्म की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न जो मुख्य है वो ये है कि द्रव्यमान पर कभी भी ऊष्मा का प्रवाह निर्भर नहीं करता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि उसे की डिपेंडेंसी हमें देखनी है, या हीट ट्रांसमिशन की डिपेंडेंसी देखनी है, किन कारकों पर निर्भर करता है या किस टर्म पर बेस्ड है, तो इनमें से ये 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि इन 4 पर निर्भर करता है। और थर्मल कंडक्टिविटी, ये जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, जिसे हम हिंदी में ऊष्मीय चालकता गुणांक कहते हैं, ये भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अर्थात फॉर डिफरेंट मटेरियल द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफरेंट। तो कॉपर के लिए अलग होगा, तांबे के लिए अलग होगा, लोहे के लिए अलग होगा। तो जितने भी वैल्यू होंगे, ये वैल्यू हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिए हुए आएंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें ये जो फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है Q इज इक्वल्स टू KA थीटा T बाय L, इसका उपयोग हम लोग करेंगे। बाकी कोई भी आपके डाउट होंगे तो आपके वो डाउट आपको नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर करा दूंगी।